और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2035 तक मैकाले शिक्षा पद्धति की विरासत भारत से समाप्त करने की घोषणा। पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं, अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बुरा न माने तो हमारे जो जेनजी पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है और जो हमारे भारत में सामाजिक विज्ञान की स्थिति है, उसमें किसी चीज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से मूल्यांकन किया जाता है। या तो चीज़ें अच्छी हैं या चीज़ें बुरी हैं। हमें भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी का सृजन करना है जो केवल रंग और जन्म में भारतीय हो, लेकिन अपने विचार में, अपने दृष्टिकोण में, अपनी नैतिकता में वो ब्रिटिश हो। आपके दिल को जीतेगा और आपसे वही सोचवाएगा जो वो सोचना चाहता है। वो चाहता है कि आप सोचें। वो होती है सांस्कृतिक विजय, वो होता है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, जहाँ हिंदी बोलना लज्जा की बात समझी जाती है और वहाँ अंग्रेजी भाषी लोग ही प्रबल हैं। They have to converse in English only, and इंग्लिश कम्युनिकेशन ही चलता था। मैकाले की विरासत को समाप्त करने के नाम पर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कायम करें। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम कायम करने में कहीं ऐसा न हो कि परंपरा की उन बातों को रिवाइव कर दें जो प्रगतिहीन है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हमने जो ये सीरीज शुरू की है उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही खुले दिल से मुझे सजेस्ट करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि मेरी इस सीरीज़ का नाम है सिंप्लीफाइड द कॉन्सेप्ट सीरीज। लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोगों की ज़रूरत को देखते हुए मैं चाहता हूं कि मैं लेमैन टर्म में आपको चीज़ें समझाऊं। आप लोगों की ओर से ओपिनियन आया, आगे भी आपका ओपिनियन का स्वागत है, लेकिन कहीं कहीं कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आया है। कुछ लोग कह रहे हैं और भी सिंप्लीफाई करिए, कुछ लोग कह रहे हैं काफ़ी है। और मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्द का कम प्रयोग करिए, कुछ लोग कहते हैं शब्द अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करिए। तो मैं एक काम करता हूं, बीच का रास्ता निकालता हूं, आगे आप सजेस्ट करिएगा। मैं कुछ इंग्लिश वर्ड भी बोल दूंगा, लेकिन उसके हिंदी शब्द भी साथ साथ बोलूँगा। तो जो प्योर हिंदी भाषी हो वो हिंदी शब्द से काम चला लेना, और जो थोड़ा इंग्लिश वाले हैं उनको सपोर्ट हो जाएगा कि मैं इंग्लिश टर्म्स भी साथ में बोल दूंगा। तो मुझे लगता है कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने लेक्चर के साथ जस्टिस कर सकेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने कौन सा मुद्दा लेकर आने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आने वाला हूँ लॉर्ड मैकाले की भारतीय शिक्षा पद्धति पर विरासत और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2035 तक मैकाले शिक्षा पद्धति की विरासत भारत से समाप्त करने की घोषणा। रामनाथ गोयनका लेक्चर में मोदी जी गए। ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आयोजित किया गया था। संयोग से मुझे भी जाना था, मुझे भी निमंत्रण था, लेकिन मैं उस दिन अपने क्लास के वर्क के कारण जा नहीं पाया, अफसोस रहेगा। उसमें मोदी जी ने अपने स्पीच में बुद्धिजीवियों को और भारतीयों को आश्वासन दिया कि मैकाले शिक्षा पद्धति भारत की शिक्षा पद्धति को खोखला कर चुकी है, उसको विदेशी और कृत्रिम बना चुकी है। हम फिर भारतीयता के मूल में लौटेंगे और 2035 तक भारतीय शिक्षा पद्धति को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम मैकाले की विरासत से, मैकाले की लेगेसी से मुक्त करेंगे। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लुभावन लगता है, कानों को सुहाना लगता है। और नॉर्मली मैं देखता हूँ, अगर आप बुरा न माने तो हमारे जो जेनजी पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है और जो हमारे भारत में सामाजिक विज्ञान की स्थिति है,
उसमें किसी चीज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से मूल्यांकन किया जाता है, या तो चीज़ें अच्छी हैं या चीज़ें बुरी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने तो वादा किया है कि आप लोगों को सोचने वाला प्राणी बनाऊंगा तो बनाऊंगा, और चीज़ों को मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखूंगा। तो चलिए पहले हम मैकाले शिक्षा पद्धति को देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले थे कौन, नई शिक्षा पद्धति को लागू करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, उससे इंडिया को कितना हार्म हुआ, कितना लाभ मिला, मैकाले के जाने के बाद वो शिक्षा पद्धति ने हमारी पिंड क्यों नहीं छोड़ी, और वो एजुकेशन सिस्टम ने हमें डैमेज किस रूप में किया। और अभी अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं कि हम मैकाले शिक्षा पद्धति की लेगेसी से इंडिया को फ्री करेंगे, तो क्या उसका अर्थ रखते हैं? क्या ये फ्री करना अच्छा होगा या बुरा होगा? किस हद तक अच्छा होगा, किस हद तक बुरा होगा? अब तमाम चीज़ें उन्मुक्त होकर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए पहले चलते हैं मैकाले एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो एक्चुअली जब विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था, तो पहले एक गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, उसके कुछ मेंबर होते थे। तो 1833 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत 1834 में उसी के गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति एक मेंबर के रूप में, विधि सदस्य के रूप में हुई थी, जूरिस्ट के रूप में हुई थी, जिसको हम जूरिस्ट लॉ मेंबर कह सकते हैं, जूरिस्ट कहना उचित नहीं होगा। आपने जो प्रसिद्ध मैकाले कोड का नाम सुना होगा, उसको निर्मित करने में लॉर्ड मैकाले की ही भूमिका रही थी। लेकिन लॉर्ड मैकाले एक बहुत अलग चीज के लिए जानी जाती है, अंग्रेजी शिक्षा या मैकाले शिक्षा पद्धति। बाद में विलियम बेंटिक ने मैकाले को बंगाल लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और उसने 1835 में शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया। सबसे पहले उसकी मंशा क्या थी उसको समझिए। उसकी मंशा ये थी, यू हैव टू क्रिएट अ जनरेशन ऑफ इंडियंस, हमें भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी का सृजन करना है which should be simply Indian in blood and color but British in taste, temperament and morality। हमें भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी का सृजन करना है जो केवल रंग और जन्म में भारतीय हो, लेकिन अपने विचार में, अपने दृष्टिकोण में, अपनी नैतिकता में वो ब्रिटिश हो। तो क्यों? तो अपने कई उद्देश्य है। एक तो ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में काम करेगा, छोटे पदों पर सस्ते भारतीयों की नियुक्ति कर सकेंगे। फिर इसके अतिरिक्त हमारे बंगाल में ईसाई धर्म का भी प्रसार होगा। तो एक तीर से कई शिकार करना चाहता था। खैर उसके अलग चीजें। मैकाले शिक्षा पद्धति ने, मैकाले विधि व्यवस्था ने इंडिया का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, सांस्कृतिक परिवर्तन। अब यही मैं आपको बताऊं कि विलियम बेंटिक के समय जो भारत का सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, उसका सबसे बड़ा पिलर लॉर्ड मैकाले था। अब देखो ये सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कोई विदेशी सत्ता जब हमें तलवार से जीतती है, नॉर्मली इंडिया वाज कंकर्ड बाय स्वॉर्ड, भारत को तलवार के बल पर जीता गया। एक बार एक यूपीएससी में बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा था, आप भी इसका जवाब दे सकते हो आज के मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद, इसलिए चिंता मत करना। कहा था कि जहां वारेन हेस्टिंग्स ने भारत की राजनीतिक विजय की, वहीं विलियम बेंटिक ने भारत की सांस्कृतिक विजय की। If Warren Hastings did political conquest of India, William Bentinck did the cultural conquest। अब ये सांस्कृतिक कॉन्क्वेस्ट क्या होता है कि सांस्कृतिक विजय क्या होती है कि आप किसी देश को तलवार के बल पर जीतते हैं,
तलवार के बल पर जीतना तो संभव है, लेकिन शासन करना संभव नहीं। शासन करने के लिए आपको लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। तो चलिए, क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, भारत के बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल्स आए जिसने भारत को राजनीतिक विजय की, लेकिन डंडे के बल पर भारत पर शासन करना संभव नहीं था। तो विलियम बेंटिक ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भारतीयों को प्यार से मारते हैं, उसके विचारों को बदलते हैं। सांस्कृतिक विजय का मतलब होता है कि कोई विजेता आता है, वो आपको विजेता की तरफ पेश नहीं आता है, वो आपके शुभचिंतक की तरह आपके पास आएगा, आपको मक्कारी से आपके दिल को जीतेगा और आपसे वही सोचवाएगा जो वो सोचना चाहता है। वो चाहता है कि आप सोचें। वो होती है सांस्कृतिक विजय, वो होता है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। जब नॉलेज पावर, सबसे बड़ा पावर नॉलेज होता है, और जब एक खास तरह का नॉलेज वो ऊपर से इम्पोज कर देता है, मतलब एक खास तरह का विचार आपके ऊपर थोप देता है, आप उस विचार को मानने के लिए विवश हो जाते हो, तो सही मायने में आप उसके दास बन जाते हो। तो विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को वैचारिक रूप से दास बनाया, और एक भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हुई जो मानकर चलती थी कि ब्रिटिश मॉडल श्रेष्ठ है और वो भारत के विकास के लिए आवश्यक है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने अपकार किया हमारी सांस्कृतिक विजय करके और कहीं न कहीं भारतीयों की शिक्षा पद्धति को प्रदूषित कर दिया, तो बिल्कुल सही कहते हैं, और ये वही मीन करते हैं कि भाई ऐसा हुआ। अब देखिए, जब कोई देश हमें उपनिवेश बनाता है तो पहला चरण होता है राजनीतिक विजय का। हम पर वो राजनीतिक विजय करता है, सैन्य विजय करता है। तो जब राजनीतिक प्रभुता स्थापित करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करता है, तो एक तरह की विजय हुई। फिर वो क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन करता है, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करता है और हमारी इकोनॉमी का पूरा नेचर बदल देता है। तब फिर तीसरा स्टेज आता है जब हमारी सोच को बदल देता है, हमारे व्यवहार को बदल देता है, हमारे खान पान को बदल देता है और हमें वही सोचवाता है जो चाहता है कि हम सोचें। तो 3 स्टेज का ये कोलोनाइजेशन होता है, 3 स्टेज का औपनिवेशीकरण है। तो भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो रॉबर्ट क्लाइव से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले से आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि भारतीयों के बीच भारतीयों का एक ऐसा वर्ग खड़ा रहा जो उन्हीं की तरह सोचता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वॉज द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसलिए नहीं, वो तो जीवन पर्यंत ब्रिटिश से फाइट किया है। 9 वर्ष तक वह जेल में रहे भारत की आज़ादी के लिए, और एक सम्माननीय लीडर हैं, हम उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन वो भारत के विकास के लिए जिस मॉडल को अपनाया, जो उनका रहन सहन, खान पान, जीवन पद्धति थी, वे वेस्टर्नाइज थी, पश्चिमीकृत थी। तो हम कह सकते हैं कि विलियम बेंटिक की लेगेसी थी। अब कुछ आलोचक इस बात को हाईलाइट करते हैं कि वह द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हालांकि वो तो दिल से हिंदुस्तानी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वेशभूषा में भी हिंदुस्तानी थे, लेकिन कहीं ना कहीं खान पान, सोच और समझ में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव उनके ऊपर था। अब चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 को हमें विलियम बेंटिक से आज़ादी नहीं मिली, हमें लॉर्ड मैकाले से आज़ादी नहीं मिली। अब इसके बाद जब हमारी एक दूसरी पीढ़ी आई भारतीयों की, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थी, सोच अंग्रेजी, हमारे विकास का मॉडल अंग्रेजी, हमारे संविधान में अंग्रेजियत, हमारी शिक्षा पद्धति में अंग्रेजियत,
आज भी आप देखिए सिविल सर्विसेज परीक्षा में वर्नाक्युलर लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मतलब इस सेंस में कंपलसरी नहीं है कि आप इस बात के लिए बाध्य नहीं है आप हिंदी रखें या पंजाबी रखें या तमिल रखें या कन्नड़ रखें। यू आर फ्री टू टेक एनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, माने आप जो देसी भाषा के रूप में जो आपके 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा है उसको आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अंग्रेजी कंपलसरी है, आपको एक अंग्रेजी का पत्र देना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ लॉर्ड मैकाले नहीं है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे भारत को फ़ायदा नहीं हुआ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमने इतनी प्रगति की। दूसरी बात है कि लॉर्ड मैकाले ने कभी सोचा नहीं था कि भारत में उसकी अंग्रेजी शिक्षा वह भी रंग लाएगी जो वो नहीं चाहता था, क्योंकि भारत को राजनीतिक आज़ादी दिलाने में तो अंग्रेजी शिक्षा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मुझे लगता है 2021 में यूपीएससी में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है, जहाँ तक मुझे याद है कि दैट वाज ए क्वेश्चन इन मॉडर्न हिस्ट्री कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया प्रोड्यूस्ड अनइंटेंडेड इम्पैक्ट, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का अस्वाभाविक परिणाम भी संभव हुआ। अब अस्वाभाविक परिणाम क्या था कि लॉर्ड मैकाले ने तो चाहता कि हम भारतीयों को अस्थायी गुलाम बनाएं, लेकिन उस कारण से भारतीय जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय पश्चिमी विचारधारा को समझ पाए, उदारवादी विचारधारा को समझ पाए। उदारवादी विचारधारा वह होती है जो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात होती है। तो भारतीयों ने कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने पश्चिम से स्वतंत्रता का विचार ले लिया, समानता का विचार ले लिया, बंधुता का विचार ले लिया, और वहीं से कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावना भी आ गई। राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं कि जब लोगों में आपस में लगाव होने की भावना पैदा होती है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू उसको कहते हैं, आपस में जुड़े होने की भावना, तो उसे राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तो हमें आज़ादी मिल गई। फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी एक्सेल किया। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा अंग्रेजी ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपकार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया और भारत के बीच परमानेंट डिवीज़न है। बच्चे मैं ये डिवीज़न महसूस करता हूँ, हालांकि अब तो लो टैरिफ एयरपोर्ट भी आ गया, तो एयरपोर्ट पर भी अब आम आदमी चलने लगे, और एयरपोर्ट पर भी अब मतलब आप देखेंगे तो एक ट्रैवलर भी ट्रैवल करते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई, बहुत सारे एयरलाइंस हैं और बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन हमें याद है कि हम लगभग 2005 तक की बात आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं एयर ट्रैवल करता या 5 स्टार होटल में देखता या कोई अच्छे सिनेमा हॉल पीवीआर में देखता, तो वहाँ मुझे स्पष्ट अंतर लगता कि इंडिया और भारत के बीच विभाजन बना हुआ है। एक हिंदी भाषी भारत है, कुछ ऐसे भी लोग हैं भारत में जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन एक ऐसा हिंदुस्तान भी है जहाँ हिंदी बोलना लज्जा की बात समझी जाती है, और वहाँ अंग्रेजी भाषी लोग ही प्रबल हैं। दे हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन ही चलता था, जिसमें एक एयरपोर्ट भी हुआ करता था, फ्लाइट भी हुआ करता था। हालांकि अब उसका कॉम्प्लेक्शन बदल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की विरासत है। ये तो हो गई लॉर्ड मैकाले ने क्यों एजुकेशन सिस्टम लागू किया था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने किस तरह से सांस्कृतिक विजय की थी, इससे हमारे क्या लाभ और क्या हानि हुई, किस तरह की लेगेसी हमारे यहाँ आई। लेकिन इससे परे अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें मैकाले शिक्षा की विरासत से मुक्त करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सुनने में तो ये बहुत उत्साहजनक लगता है कि मोदी जी एक महान काम करने जा रहे हैं, लेकिन मैकाले शिक्षा पद्धति की विरासत कहाँ कहाँ है, इंडिया के किस भाग को उसने प्रभावित किया हुआ है,
और मैकाले शिक्षा पद्धति की विरासत को समाप्त करने के क्रम में कहीं ऐसा न हो कि हम कॉकरोच मारने चले हैं और छिपकली को ही मार डालें। इस बात की भी हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पहली बात कि मैकाले शिक्षा पद्धति या मैकाले की विरासत सिर्फ इसलिए नहीं समाप्त होगी कि हम मैकाले की विरासत को समाप्त करने के नाम पर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कायम करें। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम कायम करने में कहीं ऐसा न हो कि परंपरा की उन बातों को रिवाइव कर दें जो प्रगतिहीन है। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि जब हम पश्चिमीकरण से संघर्ष करते हैं तो पश्चिमीकरण से संघर्ष करने में, जैसे हमको पश्चिमी संस्कृति से संघर्ष करना है, तो संघर्ष करने में अपनी संस्कृति की कुछ गलत बातों को ना जिला दें। हम कहीं उस उत्साह में मनुस्मृति, अपना जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसकी तारीफ न करने लगे, क्योंकि इसकी भी अपनी अलग खामियां हैं। दुनिया से ओपन रहना, देखिए हम दुनिया से शट डाउन नहीं हो सकते। एक प्रगतिशील समाज का लक्षण होता है कि दुनिया से कुछ अच्छी चीजें लेकर अपनाना और अपनी कुछ चीजें दुनिया को देना। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात यही नहीं है कि हम दुनिया को दे, तब कुटुंब नहीं होगा। कुटुंब से लेन देन दोनों करना पड़ता है। मतलब कि हमें दुनिया से कुछ बातें लेनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम दुनिया को केवल गिफ्ट करते रहे, फिर दुनिया और हमारे बीच एक सही सामंजस्य नहीं होगा और हमारी संस्कृति भी स्टैग्नेट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने ही केवल पश्चिम से लिया है। आपको पता है पश्चिम ने पूरब से स्वयं कैसे कितना लिया है? इसके लिए इतिहास में जाकर देखिए। अगर पश्चिम ने पूरब से नहीं लिया होता तो पश्चिम में पुनर्जागरण नहीं आया होता। अब पूछेंगे भाई पुनर्जागरण क्या है? तो 16वीं सदी में यूरोप में एक वैचारिक परिवर्तन हुआ था जिसको हम रेनेसां कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पुनर्जागरण, और वहीं से यूरोप का कायाकल्प हुआ और मॉडर्न यूरोप का विकास हुआ। तो उसमें जानते हैं, उसमें इंडियन कल्चर, इसमें भारतीय संस्कृति, ईरानी संस्कृति, चीनी संस्कृति, इन सभी का योगदान था। तो ऐसा नहीं कि पश्चिम को हमने केवल लिया, पश्चिम को हमने बहुत कुछ दिया भी है। तो गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए। दुनिया से हमें शट डाउन नहीं होना चाहिए, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे। दूसरी चीज है कि आप कैसे उस लेगेसी को समाप्त करेंगे। लेगेसी को समाप्त करने वाले जो एक व्यक्तित्व आए, उनकी बात को तो पूरे हिंदुस्तान ने अनसुना कर दिया। यही बात तो चीख चीख कर गांधी जी बोल रहे थे। गांधी जी का हिंद स्वराज्य पढ़िए। गांधी जी ने क्या कहा कि हमें ब्रिटिश से विरोध नहीं है, हमें पश्चिमी संस्कृति से विरोध है, क्योंकि हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, पश्चिमी संस्कृति के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। उन गांधी जी को दकियानूस समझ के खारिज कर दिया गया, और खारिज करने में कोई और नहीं, उनके स्वयं के उत्तराधिकारी पंडित नेहरू ही थे। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि देखो, आप पश्चिमी पूंजीवाद को अपना रहे हो, आप पश्चिमी नौकरशाही को अपना रहे हो, आप पश्चिमी केंद्रीकृत राष्ट्रवाद को अपना रहे हो, आप एक सेंट्रलाइज सेंट्रल यानी केंद्रीकृत केंद्रीय शासन को अपना रहे हो, आप कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को अपना रहे हो, आप उपभोग को अपना रहे हो। तो आप जब सारे पश्चिमी संस्कृति की चीज़ों को अपना रहे हो तो केवल ब्रिटिश को हिंदुस्तान से बाहर कर देने से आप आज़ाद कैसे हो जाओगे? मतलब गुड़ खा और गुलगुल्ले से परहेज। लेकिन उस समय गांधी जी को दकियानूस करके हमने खारिज कर दिया। आज मोदी जी कैसे पश्चिम की विरासत से मुक्त हो सकेंगे? यहाँ तो हर कुछ इंडिया में आप देखिए, हम पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना है। हमने 2020 की जो शिक्षा पद्धति लागू की है, उस शिक्षा पद्धति पर पश्चिम का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमें दुनिया की यूनिवर्सिटी अपने यहाँ खोलनी पड़ी, उसके ब्रांचेज को परमिट करना पड़ा है। अब आप ही बताइए, हम एक तरफ जीडीपी ग्रोथ का जो पैमाना है वह तो पश्चिम का है,
वह भी तो लेगेसी लॉर्ड मैकाले की ही है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं पश्चिम का जो धर्म है, जिसको आप ईसाई धर्म कहते हो, अब्राहमी धर्म है, उसमें क्या है, सांस्कृतिक एकरूपता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या रही है, विविधता रही है। इंडिया का सिविलाइजेशनल वैल्यू क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, विविधता है। यहाँ पर सभी धर्म, सभी पंथ को आज़ादी है, किसी एक धर्म की श्रेष्ठता की बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या हमारे यहाँ अभी इस तरह की संस्कृति है जिसमें सभी धार्मिक पंथों को समान व्यवहार और समान नज़र से देखा जाए? तो हम पश्चिम की विरासत से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम तो भारत की संस्कृति के उस मूल भाव को नहीं समझ रहे हैं, जिसको अमर सेन ने कहा आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, सभी को बोलने की आज़ादी हो। देखिए, भारत एक ऐसा मुल्क है, आप समझिए, जहाँ इतनी अधिक धार्मिक आज़ादी रही। जब सोक्रेट जो पश्चिम में थे, यूनान में, उन्होंने जब एक बात अथॉरिटी के अगेंस्ट में कही, सत्ता के विरुद्ध बोली, तो उनको जहर पीना पड़ा। ईसा मसीह ने जब मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उनको शूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन भारत में महात्मा बुद्ध खड़े होकर बोलते हैं कि ना आत्मा है ना परमात्मा है, लेकिन किसी ने उल्टा भारतीय शासकों ने उनकी इज्जत की। तो हमारे यहाँ तो उस तरह के सांस्कृतिक और उस तरह के धार्मिक सद्भाव की नीति रही, तो पहले तो उससे जिलाना पड़ेगा। फिर अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि मैकाले शिक्षा पद्धति से संघर्ष के क्रम में हम भारतीय संस्कृति की उन दकियानुसी बातों को जिला दे जो हमें अति परंपरावादी बना दे। हमने एक आपको हाउ टू रीड एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, आपको मिलेगा या आप देखोगे, तो उसमें हमने एक टर्म का प्रयोग किया कि हमारे एनसीईआरटी बुक में हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। हमारे अतीत का मतलब क्या हुआ, आर पास, मतलब हमारे यहाँ जितनी धार्मिक और सांस्कृतिक समूह है या सामाजिक समूह है, उनके अपने अपने इतिहास हैं और अपने अपने इतिहास की आज़ादी उन्हें है। अपने अपने इतिहास को पढ़ने और बोलने की आज़ादी है। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके विरोध में ना बोला गया हो। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म ही खुद अपने आप में विविधता मूलक है। आप बताइए, हिंदू धर्म में कहीं मूर्ति पूजा है, कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। वेद की परंपरा को देखोगे तो मूर्ति पूजा को अस्वीकार करनी पड़ेगी, और मूर्ति पूजा की परंपरा को देखोगे तो वेद की सत्ता को नामंजूर करना पड़ेगा। तो सब फ्रीडम है यहाँ। हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता में हर तरह का फ्रीडम है। तो क्या हम उस तरह के फ्रीडम को फिर बहाल कर पाएंगे? तभी हम मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। क्या हम ये पूंजीवादी और उपभोग की संस्कृति से मुक्त हो पाएंगे? तभी हम मैकाले शिक्षा पद्धति की लेगेसी से मुक्त हो पाएंगे। क्या हम अपने पश्चिम के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको हम स्लो डाउन कर पाएंगे? तभी हम मैकाले शिक्षा पद्धति के से मुक्त हो पाएंगे। क्या हम जो पश्चिमी मानक है, IMF और वर्ल्ड बैंक के जो मानक हम अपनी इकोनॉमी में अपनाने के लिए विवश होते हैं, क्या उससे हम मुक्त हो पाएंगे? इसलिए मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मुझे लगता है कि मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे रीढ़ में इतने अंदर तक घुस चुकी है कि भले ही उसके लिए हम 2035 क्या 2055 और 2100 ईस्वी की तिथि दें, लेकिन उससे मुक्त होना हमें कठिन लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा। अब हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति का मतलब केवल शिक्षा नहीं है। मैकाले शिक्षा पद्धति का मतलब है हमारा पूरा सोच, हमारा पूरा व्यवहार, हमारे पूरे आर्थिक सामाजिक आचरण। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अब मैंने तो कोशिश की कि आपको सरल तरीके से पहुँचे। टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था और अब आप ही बताएंगे कि सरल तरीके से पहुँचा पाया या नहीं। फिर दूसरे लेक्चर में और भी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू। अब मैं दूसरी चुनौती पर चर्चा करूँगा। याद कैसे रखें, याद कैसे रखें। याद कैसे रखें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम कैसे पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।